नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु में। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यूनानी आक्रमण, जो भारत में यूनानी आक्रमण हुए हैं, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और कुछ प्रश्नकोश के जो हैं ऑब्जेक्टिव चाहे प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे। इससे पहले आप लोगों से अनुरोध है, जो भी हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलो फिर हम चलते हैं आज के अपने इस प्रकरण पर। यूनानी आक्रमण, जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं उसके बारे में हम जैसे कि पहले ही बता चुके हैं, चर्चा करेंगे। तो यूनानी आक्रमण जो है भारत में, जो यूनानी आक्रमण है वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में कुरुश अथवा साइरस द्वितीय, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में कुरुश अथवा साइरस द्वितीय, जो कि 558 से 529 ईसा पूर्व नामक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की। यानी कि ये ईरान में हखामनी साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? साइरस द्वितीय या कुरुश ने। कई बार क्वेश्चन आया है, हखामनी साम्राज्य की किसने स्थापना की? तो साइरस द्वितीय या कुरुश, कोई भी ऑप्शन आ जाएगा तो हम इसको नोट कर लेंगे। कौन से वंश की? हखामनी वंश की। इसके अतिरिक्त है बेहिस्तून, परसोपोलिस तथा नक्श ए रुस्तम अभिलेख द्वारा प्रथम शासनकाल का है। यानी कि कब से कब तक हुआ है? 522 से 486 ईस्वी पूर्व। काहे के माध्यम से? बेहिस्तून, परसिपोलिस और नक्शा ए रुस्तम अभिलेखों के द्वारा अभिलेख दारा प्रथम के शासनकाल का है। यानी कि जो दारा प्रथम शासक था उसके शासनकाल का है। ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि बेहिस्तून, परसिपोलिस तथा नक्शा ए रुस्तम अभिलेख किसके शासनकाल के हैं और इनका शासन क्रम क्या है? तो यह 522 से 486 ईसा पूर्व के मध्य के माने जाते हैं। यानी कि ये साइरस के बाद का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख बेहिस्तून अभिलेख में हुआ है। कई बार क्वेश्चन आया है, दारा प्रथम के कितने साम्राज्य प्रांतों का उल्लेख मिलता है और किसके माध्यम से मिलता है? तो दारा प्रथम के साम्राज्य के अभिलेख जो है राज्य प्रांतों का उल्लेख बेहिस्तून अभिलेख से प्राप्त हुआ, जो कि 23 थे। हेरोडोटस के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। यानी कि हेरोडोटस, कई बार क्वेश्चन आता है भारत दारा के प्रांतों का कौन सा साम्राज्य था? तो हेरोडोटस के विवरण से ज्ञात होता है भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। दारा को इस प्रांत से 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की आय प्राप्त होती थी। 360 टैलेंट धूलि की आय प्राप्त होती किससे? भारत से। अगला इसी में है, टेसियस अतर्जरिक्सीन का राजवेद था। टेसियस क्या था? क्वेश्चन आता है, टेसियस क्या था? अतर्जरक्सीन का राजवेद था। पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में खरोष्टी नामक लिपि का जन्म हुआ। खरोष्टी नामक लिपि का जन्म कब हुआ?
पारसियक संपर्क के कारण। कब हुआ? लगभग 522 ईसा पूर्व से 486 ईसा पूर्व के मध्य। ईरानी सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, मिसप्रिंट आई है, यहाँ पे है अरामेक। ठीक है, ईरानी अरामेक लिपि से उत्पन्न हुई, यानी कि खरोष्टी लिपि कहाँ से उत्पन्न हुई? ईरानी अरामेक लिपि से। इसके अतिरिक्त फारसी स्वर्ण मुद्रा डैरिक तथा रजत मुद्रा सिंगलोई कहलाती थी। यानी कि जो फारसी, कई बार क्वेश्चन आता है, फारसी मुद्राएं क्या कहलाती थी? जो स्वर्ण मुद्रा थी वह डैरिक कहलाती और रजत मुद्रा सिंगलोई कहलाती थी। महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ईरानी सिक्के सिगलोई पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित थे। जो ईरानी सिक्के सिगलोई थे वो पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित थे। सिंगलोई रजत मुद्रा थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त है महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। महापद्म नंद यानी कि जो उग्रसेन थे उनके उत्तराधिकारियों की संख्या 8 मिलती है। किसके आधार पर मिलती है? पुराणों और बौद्ध ग्रंथों के आधार पर। यानी कि इस वंश का अंतिम शासक जो घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था, उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। किस भारतीय शासक को अग्रमीज कहा गया है? तो घनानंद को अग्रमीज कहा गया है। किस भारतीय शासक को अग्रमीज कहा गया है? तो घनानंद को अग्रमीज कहा गया है और वह सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, इसके अतिरिक्त है जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। यानी कि जो जेनोफोन थे वह घनानंद को बहुत ही धनाढ्य यानी बहुत पैसे वाला व्यक्ति बताते हैं। भद्रसाल उसका सेनापति था। भद्रसाल किसका सेनापति था? घनानंद का। घनानंद किसका समकालीन था? सिकंदर का। और यूनानी लेखक उसे अग्रमीज के नाम से भी जानते थे। सिकंदर मैसिडोन का क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। यानी कि सिकंदर मैसिडोन के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। बचपन से ही वह सम्राट बनने के सपने देखता था। उसकी इच्छा विश्व सम्राट बनने की थी। हकमनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात, यानी कि हकमनी साम्राज्य को समाप्त करने के बाद वह 327 ईसा पूर्व बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय पर चला। यानी कि सिकंदर कब चला? भारत विजय के लिए 327 ईसा पूर्व। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर 325 ईसा पूर्व सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से यूनान को प्रस्थान वापस किया। यानी कि 327 ईसा पूर्व जो है बसंत के महीने में एक विशाल सेना के साथ भारत विजय पर चला, लेकिन 2 वर्ष के बाद वह पाटल से यूनान की ओर वापस चला गया। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है जो उस समय पंजाब सिंध के प्रदेश में विद्यमान थी। 28 स्वतंत्र शक्तियाँ 28 राज्यों में बटा हुआ, यानी कि 28 स्वतंत्र शक्तियों में पंजाब और सिंध के क्षेत्र में विद्यमान थी। सिकंदर के आक्रमण के समय आश्वक एक सीमांत गणराज्य था। यानी कि कई बार क्वेश्चन आया था सिकंदर के समय आश्वक क्या था? तो आश्वक एक सीमांत गणराज्य था। किसके समय? सिकंदर के समय। सिकंदर के समय आश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मस्सग, जिसकी राजधानी क्या थी? मस्सग।
क्या था? सीमांत गणराज्य था। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किए थे। इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। कई बार क्वेश्चन आता है, सिकंदर ने किस नगर की समस्त स्त्रियों को भी मौत के घाट उतार दिया था? अश्वक, जिसकी राजधानी मस्कस थी। पुरु कई बार बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। पुरु या पोरस का राज्य झेलम नदी और चिनाव नदी के बीच में बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया। उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। सिकंदर ने 2 नगरों निक्केया और बड के फला की स्थापना की। सिकंदर ने निक्केया तथा बड के फला की स्थापना की। कई बार क्वेश्चन आता है, सिकंदर ने किन 2 नगरों की स्थापना की? सिकंदर ने जो 2 नगर बसाए थे वह निक्केया और बटकेफला थे। ब्यास नदी सिकंदर के उत्कर्ष का चरम बिंदु सिद्ध हुई। ब्यास नदी सिकंदर के उत्कर्ष का चरम बिंदु हुई। इसके सैनिकों द्वारा आगे बढ़ने से इनकार कर दिया गया। फिर उसने स्वदेश लौटने का फैसला ले लिया। 323 ईस्वी पूर्व के लगभग सिकंदर की मृत्यु हो गई। यानी कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई? लगभग 323 ईसा पूर्व। सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश, सिकंदर के युद्ध जो है आक्रमण के बाद भारत में, पश्चिमोत्तर भारत में कई उपनिवेश हो गए यूनानी, जैसे निक्किया, बाउकेफला, सिकंदरिया स्थापित हो गए। व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत में उलूक शैली के सिक्के ढाले गए। कई बार क्वेश्चन आता है, उलूक शैली के सिक्के कब से प्रचलित हुए हैं? सिकंदर के आक्रमण के बाद। सिकंदर के आक्रमण के बाद। अब हम आपको इसी के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, यानी कि प्रश्न कोश जो है वस्तुनिष्ठ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं, उनको मैं आपके लिए समक्ष पेश करता हूं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले आप लोगों से अनुरोध है, जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप लोगों के लिए ऐसे ही UGC नेट, JRF, TGT, PGT और किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वाधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों का संकलन लेकर आता रहूँगा अपने इस YouTube चैनल एजुकेशन गुरु के माध्यम से। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर के हमले के समय भारत यानी कि उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था? या उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस राजवंश का शासक था? पहला है नंद वंश, दूसरा मौर्य वंश, सी में शुंग वंश, डी में कांडव वंश। तो इसमें हम कह सकते हैं जो नंद वंश का शासक, नंद वंश का जो अंतिम शासक था वह घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो कि समकालीन था किसके? सिकंदर के। अभी मैंने आपको बताया है घनानंद बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति था, वह सिकंदर के समकालीन था। उसे अग्रमीज के नाम से भी जानते थे। अग्रमीज, उसे अग्रमीज के नाम से भी जानते थे। किसे? घनानंद को। जोनोफोन ने उसे बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति कहा। किसने बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति कहा? जोनोफोन ने। जोनोफोन ने उसे बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति कहा।
किसे, जो है अग्रमीज को, यानी कि धनानंद को, ठीक है, किसे कहा, धनानंद को, धनानंद। और इसका जो सेनापति था वह भद्रसाल था। सेनापति कौन था, भद्रसाल। भद्रसाल इसका सेनापति भद्रसाल था, इसलिए आपका राइट आंसर जो है इसका पहले का ए ही होगा कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में जो है नंद वंश का शासन था। आईएएस प्री 2000 में आया हुआ क्वेश्चन, कई बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि हमारी इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो जो मगध साम्राज्य था उसी का शासक जो था घनानंद था। तो समकालीन कौन था, घनानंद था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिलान करना है सूची को, सॉरी सूची को नहीं, इसमें से हमें विचार करना है, विचार करना है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यानी कि पहला है, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व भारत छोड़ दिया। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। तो इसका कारण क्या है, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। तो कथन तो ये सही है, क्या, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत छोड़ दिया, ये तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन वह चंद्रगुप्त से पराजित नहीं हुआ। तो ये तो सही है, लेकिन आर गलत है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य उसके समकालीन नहीं था। हम कह सकते हैं हखमनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 327 ईसा पूर्व वसंत के अंत में, जो कि मैं पहले भी इस वीडियो में आपको बता चुका हूं, वसंत के अंत में एक विशाल सेना लेकर सिकंदर भारत विजय पर चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व सिकंदर ने सितंबर माह में पाटल से यूनान वापस करने का प्रस्थान कर लिया। वह किंतु चंद्रगुप्त मौर्य उससे पराजित नहीं हुआ, क्योंकि चंद्रगुप्त उसके समकालीन नहीं था। अगला क्वेश्चन है हमारा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया। यूपीपीसीएस मेंस, यूपीपीजीटी, टीजीटी, कई एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला यह प्रश्न है। तो मस्क जो सिकंदर के आक्रमण के समय आश्वक एक सीमांत गणराज्य था, जिसकी राजधानी मास्क, यानी कि आश्वक गणराज्य। अगर क्वेश्चन आ जाता है आश्वक अगर आ जाता है तो ये भी हमारा सही है। आश्वक गणराज्य की राजधानी मास्कस थी। यहाँ के पुरुष मारे जाने के बाद, युद्ध में शहीद होने के बाद, वहाँ की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया और सर्वाधिक सिकंदर ने इन सारी स्त्रियों को भी मौत के घाट उतार दिया था। अगला क्वेश्चन है,
भारत में सिकंदर की सफलता किन कारणों पर निर्भर थी? या भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी फौज बेहतर थी। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। वह एक अच्छा प्रशासक था। तो हमें इसमें चयन क्या करना है? यह यूपीपीसीएस प्री 2000 में पूछा गया, टीजीटी पीजीटी में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूपीपीसीएस प्री 2003 में और 2002, 2004 कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। तो सिकंदर की सफलता के उपयुक्त कारणों में प्रथम 3 कारण सही हैं, क्योंकि हम डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने उस समय 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया था। यानी कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत में 28 स्वतंत्र शक्तियां भारत में विद्यमान थीं, इसलिए कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। पहला भी सही है। उसकी फौज बेहतर थी। जब कोई निसंदेह ही उसकी सेना श्रेष्ठ थी, क्योंकि भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी और जिस कारण उसकी फौज भी बेहतर थी और उसे राजद्रोहियों ने भी सहायता प्रदान की। ऑप्शन ए 1, 2, 3 ये तीनों सही हैं हमारे। तीनों सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन वी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताए जिसे सिकंदर ने झेलम तट पर पराजित किया। तो झेलम तट पर पुरु को पराजित किया, पोरस के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया और उसे अपना राज्य और कुछ और इलाके भी प्रदान कर दिए। लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से भारत में सिकंदर के साथ नहीं आया, या निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया? तो स्ट्रोवे के अनुसार, स्ट्रोवो के अनुसार कौन नहीं आया? डाइमेकस जो है भारत नहीं आया, क्योंकि इसे जो है सीरिया के राजा एंटीयोकस, ने बिंदुसार की सभा में भेजा था। बिंदुसार की सभा में एक राजदूत बनाकर भेजा था। बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार की सभा में राजदूत बनाकर भेजा था। दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है, अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद मित्रों, ऐसी अगली वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।